नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेल्सन मेडिसिटी के हॉस्पिटल के डायरेक्टर बीएल आनंद जी। स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। सर्वप्रथम मैं बीएल आनंद, डायरेक्टर वेल्सन मेडिसिटी। आईपा से जुड़े या आईपा के बारे में जो जानते हैं या उससे संबंधित सुनने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और उनका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। तो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो सर, जिस तरह की राजनीति इस समय देश में हो रही है, उसको लेके आपका क्या सोचना है? आप उससे कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? जी, देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, एक पर्सनली और राष्ट्रीय एक देश का नागरिक होने के नाते हम जब भी देखते हैं इलेक्शन की जहाँ बातें आती है, हम दूर से डेवलपमेंट, विकास की बातें करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हमारे पास आ जाता है, हम सारी विकास है, हम सारे हमारे स्थानीय जितने मुद्दे हैं वो सब हम भूल जाते हैं। कहीं न कहीं ये जो हमारा मुद्दा है, ये कहीं धर्म का रूप ले लेता है, कहीं न कहीं चीज़ों को लेता है, जो कि हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी ये बहुत बड़ा घातक है। ये अच्छा नहीं है। सर, आपने धर्म की बात की, जाति की बात की, तो ये सवाल मेरा यही है कि आखिर कब ये धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा बनेंगे? जी देखिए, इसके लिए हमें खुद पहल करना पड़ेगा। हम दोष देते हैं राजनीतिक पार्टियों को, जितने भी हम देश के नेताओं को, हमारे देश के जो भी जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपनी स्थानीय मुद्दे, हम देखते हैं कि जब इलेक्शन की बात आती है तो ढेर सारे वादे होते हैं, हम ये कर देंगे, लेकिन रियलिटी हमें देखना पड़ेगा क्या ऐसा होता है। वास्तविकता ही एक ऐसा नहीं होता है और हमें इन चीज़ों को विरोध करना चाहिए। हम धर्म चीज़ों को लेकर हम गुनाह देते हैं, लोग कहते हैं गलत है, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सच्चाई कहीं न कहीं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि जो ये वादा करते हैं या हमें इनसे क्या कराना है। हम जब अपनी चीज़ों को बुलंद करेंगे, अपनी आवाज़ों को, तो डेफिनेटली विकास होगा और हमें विकास की ही बात करनी चाहिए, विकास के रास्ते पर ही चलना होगा। सर, जैसा कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो देखा जाता है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स तो बहुत हो रहे हैं, शिलान्यास भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी देखी जाती है। तो यहाँ पे किसका लैक है या हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं? जी देखिए, गवर्नमेंट को इस तरीके की जो पॉलिसियाँ हैं बनानी पड़ेगी। हालांकि गवर्नमेंट अब इस पर पहल भी कर रही है कि जैसे कि जो डॉक्टर पास आउट होकर निकलते हैं, उनका 1 साल का 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं, तो उनका जो पहल है, लेकिन इसके लिए फिर घूम फिर करके मैटर्स वही आता है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कहीं न कहीं हमें खुद करना पड़ेगा। जैसे कोविड की हम बात कर लें, कोविड में गवर्नमेंट चाहे जितनी भी फैसिलिटी दे देगी, लेकिन हमें इसका खुद तैयारी करनी पड़ेगी, पर्सनल तैयारी करनी पड़ेगी। इस मुद्दे पर हमें लड़ना पड़ेगा, हमें भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, हमें अपनी सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी इससे बचाने के लिए। गवर्नमेंट की जितना है जो कर रही है ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो ज़रूरी मुद्दा ये है। लेकिन सर, जो मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि हॉस्पिटल्स हमारे पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है। ये जर्नल है, कोविड की बात भी नहीं है, उस वैसे भी नॉर्मल्स हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है। तो इसमें गलती कहाँ पे हो रही है? क्या हमारी शिक्षा में कोई गलती है या फिर सरकार द्वारा ऐसी, मतलब कि डॉक्टर्स को कहीं पर वो नहीं लग पाते हैं? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग अपनी करनी पड़ेगी कि सपोज दैट जब कोई बीमारी आती है या कोई महामारी आती है तो बता करके नहीं आती है, लेकिन हमारी कितनी तैयारी है? हमारे पास जो डॉक्टर हैं, क्या वो पूर्ण रूप से शिक्षित हैं? क्या उसके लिए वो ट्रेंड हैं कि अगर इस तरीके से कोई हमारे पास अगर कोई विपदा आती है तो उसके लिए लड़ सकते हैं? तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट की भी पॉलिसियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो मुझे लगता है। सर, अब कोविड का क्योंकि तीसरी लहर आ चुकी है, तो इसके लिए हम लोग कितना तैयार हैं? आपको क्या लगता है हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कितना तैयार है इसको हैंडल करने के लिए अब? जी देखिए, पूरी जो गवर्नमेंट की जहाँ भी जितनी चीज़ें हैं, हम गवर्नमेंट छोड़ करके हम प्राइवेट सेक्टर से हैं। जैसे मैं वेल्सन मेडिसिटी का बात करना चाहूँगा, हमारे पास हमें मालूम है कि ये जो लहर है, जो वी थर्ड जरूर आएगा। हम लोगों की पूरी कंप्लीट तैयारी है, हमने करीब 40 से 50 प्राइवेट रूम तैयार किए हैं और हर रूम में हमने ऑक्सीजन की पूरी कंप्लीट तैयारी, हमारी मॉनिटर की तैयारी है, हमारे पास वेल ट्रेन डॉक्टर्स हैं। लेकिन चूंकि हमें पता, हमने पहले से तैयारी किया है, और अगर हमने जब पहले से तैयारी किया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें है कि जो यहाँ का लाभ उठाना चाहेंगे, जो स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी चलना होगा, गवर्नमेंट को पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एकाएक हमारे पास कोविड आ गया, हम देख रहे हैं कोविड ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हम गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग, गवर्नमेंट को इसके लिए तैयार करना होगा। ये नहीं है कि लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, गवर्नमेंट को समय समय पर एक प्रोग्राम इनको चलाना होगा कि इसके लिए लोग परेशान ना हो और लोग भी अपना ध्यान रखें। सर, हम युवाओं की बात करें कि अब युवा हमारे देश का एक बहुत अहम हिस्सा है,
तो सर क्या लगता है कि इस समय युवाओं की क्या ज़रूरतें हैं हमारे देश में, उनको क्या चाहिए या किस तरीके से उनका विकास हो पाएगा? जी जी, देखिए युवाओं के लिए जहाँ तक सवाल है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिक्षा। क्या हमारी जो शिक्षा के पाठ्यक्रम, जो हमारी शिक्षा की नीतियाँ हैं, हमारी जो शिक्षा की नीतियाँ हैं जो पुराने ज़माने से 35-40 साल से चली आ रही है, लेकिन क्या समय के हिसाब से हमने बदलाव किया है? कहीं न कहीं हमारी शिक्षा नीतियाँ गड़बड़ है, उसके लिए जिम्मेदार हैं। और बेरोज़गारी, क्योंकि जब नीति बदलेगी देश के हिसाब से, आज देखा जाए देश में इतनी जनसंख्या, क्या हमने जनसंख्या के लिए हमने सही प्लानिंग किया है? अगर हमारी प्लानिंग सही होगी, हम शिक्षा पर ध्यान देंगे और खुद उसके लिए तैयारी करेंगे, खुद तैयार भी रहेंगे, तो जाहिर सी बात हमें इसका चुनाव सामना नहीं करना पड़ेगा। सर डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि अब जैसे डिजिटल इंडिया का ज़माना आ चुका है, तो मेडिकल के क्षेत्र में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका कितना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? नहीं, देखिए मेडिकल क्षेत्र में तो डिजिटल के लिए, इनके लिए अच्छा ही हुआ है। अच्छा इसलिए हुआ, जैसे कोई सपोजेड, मैं अपने यहाँ बताना चाहूँगा, वेल्सन मेडिसिटी में सपोजेड कोई पेशेंट दिखाने आया, हम लोग उसको एक नंबर कोड देते हैं कि आप अगर घर पर बैठ करके ही पूरी रिपोर्टिंग तैयारी कर सकते हैं, आपको रिपोर्ट तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, अपना कोड बताइए, आपका पूरा सारा रिकॉर्ड जो है डिजिटल हमारे कंप्यूटर में सेफ है, आपको किसी चीज़ की कैरी करने की ज़रूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखिए लाभ हुआ है। और जो ये योजनाएं हैं, इसका अगर हम, जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगा तब तक हम लाभ ले नहीं पाएंगे, और जिनको जानकारी है उसको अच्छा लाभ मिल रहा है। तो डिजिटलाइजेशन तो देखिए होना चाहिए, ज़रूरी भी है। तो सर अब क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या देखा जाता है कि हर बार क्या होता है कि चुनाव आते आते हर बार कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है या फिर कोई ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है जो कि पूरा चुनाव अपनी तरफ खींच लेता है, और जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी कोई बात ही नहीं करता। ये क्या जनता भूल जाती है या फिर राजनीतिक पार्टियाँ उन्हें भटका देती है? आखिर दोषी कौन है इसका? देखिए इसके लिए जनता खुद दोषी है। मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि आप अपने वजूद को, अपने मुद्दे को मत भूलिए। ये देखिए, ये तो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आपको, राजनीति है, आपकी वोट लेने के लिए इतनी लुभावनी देंगे, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप अपने मुद्दे को भूल जाते हैं, आप देखिए आपके क्षेत्र का वास्तव में विकास हुआ, आप पार्टी तमाम चीज़ें सब भूल जाइए, आप सिर्फ देखिए आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी जो आपके विकास की बात कर रही है। और आप ये धर्म की जो चीज़ें हैं और तमाम मजहब की चीज़ें, इसमें मत पड़िए, इससे ना आपका भला होगा ना देश का कभी भला होगा। देश का आपका भी भला होगा और देश का भला होगा सिर्फ और सिर्फ विकास से, कि आपके क्षेत्र की जो हॉस्पिटल हैं सही हैं, आपके क्षेत्र में स्कूल की जो शिक्षा की क्या नीतियाँ हैं, आपके क्षेत्र के बिजली की क्या व्यवस्था है, और आपके क्षेत्र में सड़कें बनी, आप इस पर फोकस कीजिए और आप तय कीजिए कि जो आपके पास वादा करके गए पूरा किए कि नहीं किए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सिर्फ देश के लिए नहीं, खुद के साथ में भी आप धोखा कर रहे हैं। और आप, मैं तो उनको, मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है उनके लिए राय है कि आप मजहब को छोड़िए, आप विकास की बात कीजिए। विकास जो पार्टी कर रही, जो विकास देश के लिए सही कर रहा है, आप उसको अपना मत दीजिए, बाकी आप स्वतंत्र हैं। सर अगर मैं स्वास्थ्य में बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए सरकार को कि जिससे हमारे देश का जो स्वास्थ्य का स्तर है वो बढ़ सके, आगे और बढ़े? जी देखिए, इसके लिए जैसे गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो सरकार को करना भी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे इनका एक मेडिकल कॉलेज इनका गवर्नमेंट होना चाहिए, जैसे और ये बड़े स्तर पे जैसे एम्स के ब्रांच होने चाहिए। इससे कई चीज़ें होगा, एक तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और ढेर सारे लोगों को, बेरोजगार जो हैं उनको जॉब भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जैसे आज की डेट में लखनऊ देखिए, लखनऊ एक मेडिकल हब हो गया है, एक कंपटीशन का दौर है। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इससे फ़ायदा डायरेक्ट जनता को हो रही, पेशेंट को, क्योंकि कंपटीशन के दौर में जब ढेर सारे हॉस्पिटल्स होंगे तो लोग पैसा भी नहीं ले पाएंगे। फिर डिपेंड करेगा कि कौन सबसे अच्छा सर्विस दे रहा है, और जो सबसे अच्छा सर्विस दे रहा है पेशेंट उनके पास, जनता उनके पास जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। ढेर सारी जितनी आप सुविधाएं देंगे, बेरोजगारी भी आप पे कम होगी। और जब अच्छे हब, जैसे आज के डेट में लखनऊ में इतने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप खुल रहे हैं, इससे हर व्यक्ति, हर दिशा में फ़ायदा हो रहा। चाहे आप होटल्स ले लीजिए, जब अच्छे पेशेंट होंगे उनको रूम की भी ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे लोग होंगे उनको रोज़गार भी मिल रहा है, तो उससे फ़ायदा होगा। इनको बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों को डेवलप करना होगा। सर प्राइवेटाइजेशन को लेके आपका क्या सोचना है? क्योंकि अभी जैसे बताया जा रहा है कि सरकार अब हर फील्ड को प्राइवेटाइजेशन के अंदर डाल रही है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ चीज़ों में भाई, इसके लिए तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, कुछ चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे देश की जैसे धरोहर है, वो नाम, देश का नाम जुड़ा हुआ, उसकी देश की आन बान शान है। मुझे लगता है कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर को कर रहे हैं, ठीक है, आप एयरपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ सफाई भी अच्छी मिलेगी, सर्विस भी आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं क्योंकि इसके साथ लोगों की कुछ भावनाएँ जुड़ी है, तो इस भावनाओं के साथ में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सरकार को ये कदम उठाना होगा।
तो सर हमारे इस मंच से आप, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने प्रत्याशी को या अपनी सरकार को चुने? मैं जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप दिखावे पर मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए। आप देखिए आपके क्षेत्र में जो लोगों ने आपसे वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं, और आप देखिए आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आप जिस व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं उससे आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उससे आपको क्या बेनिफिट होता है। ऐसा तो नहीं कि आप अपना वोट दे रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी और अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको मैं यही जनता को सलाह देना चाहूँगा, आप मजहब के चक्कर में एकदम मत पड़िए। जाति धर्म देश की बात सिर्फ कीजिए, आप जाति और मजहब की जो भी चीज़ें उसको भूल जाइए। आप सिर्फ विकास के आधार पर ही अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। विकास से आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, आपके समाज का भला होगा और आपके देश का भी भला होगा। तो सर आईपा की जो ये मुहिम चल रही है कि अब हम देश में राजनीति का एक चेहरा बदलना चाहते हैं, एक दिशा बदलना चाहते हैं, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आईपा की जो मुहिम है, ठीक है, आईपा जो मुहिम चला रही है बहुत अच्छा मुहिम है। और देखिए आईपा के एक अपना इंडिविजुअल चीज़ है कि देश की चेहरा बदल, ठीक है, विकास के मुद्दे को लेकर के जो भी आईपा बदलना चाहती है अच्छी चीज़ है। मैं आईपा के विकास को लेकर के परिवर्तन का स्वागत करता हूँ कि अगर विकास अच्छा नहीं हुआ है और अच्छा विकास हो सकता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे BL आनंद जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।